दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या भारत के लोकतंत्र की परीक्षा ले रहा है? क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव इस देश के चुनाव आयोग की परीक्षा ले रहा है, या फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव सही मायने में उन तमाम संवैधानिक संस्थानों की परीक्षा ले रहा है जिनकी मौजूदगी चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए होती है? क्योंकि ममता बनर्जी घायल है। वो सरकारी अस्पताल, कोलकाता के सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में भर्ती है। वहां पर 5 डॉक्टरों की टीम अगले 48 घंटे तक उनकी निगरानी कर रही है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो सभी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उसमें मेडिसिन से जुड़े डॉक्टर भी हैं, उसमें सर्जन भी हैं, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, उसमें ऑर्थोपेडिशियन भी हैं। और ये सारी टीम लगातार गहन परीक्षा में ममता बनर्जी को रखे हुए है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव का मतलब इस देश में लोकतंत्र को जीना होता है। लेकिन जब लोकतंत्र ही घायल हो, जब संविधान के मातहत काम करने वाले संस्थान ही कहीं ना कहीं घायल नहीं बल्कि पशुपेश की स्थिति में चुनाव के वक्त नजर आए, और उस पूरी प्रक्रिया में चौथा स्तंभ यानी मीडिया की मौजूदगी या तो बैलेंस बनाने में लगी रहे या फिर धमकी लगातार अगर मिलती रहती है कि हमारे अनुकूल हो जाओ, तो सवाल यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में नैरेटिव्स बदल गए हैं, बल्कि बिल्कुल नए पश्चिम बंगाल को इस दौर में गढ़ दिया गया है। इससे पहले कौन जानता था कि नंदीग्राम में 10 मंदिर हैं? कौन जानता था? नंदीग्राम जिस जिले में आता है वो पूर्वी मिदनापुर का इलाका है, वहां पर 38 छोटे बड़े मंदिर हैं। कौन जानता था? मंदिरों की मौजूदगी झटके में क्यों ऐसी स्थिति को लाकर खड़ा कर गई है जहां पर इस बात का एहसास हर किसी को हो चला है कि अगर वो धर्म की चादर उसने नहीं ओढ़ी तो फिर वह राजनीति करने के लायक नहीं। और एक दूसरी परिस्थिति यहीं से शुरू होती है, क्या वाकई जो कुछ नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में हुआ वह महज हादसा था या साजिश थी? वो दुर्घटना भर थी या फिर एक ऐसी साजिश थी जिसमें वाकई पुलिस और ब्यूरोक्रेसी दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या? होगा क्या से मतलब यह होता है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, नौकरशाही किस तरफ झुके, पुलिस क्या काम करे। आप पूर्वी मिदनापुर के एसपी डीएम का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में किस किस मंदिर में कौन कौन नेता जा रहा है यह अब हर कोई जानने लगा है। कल हनुमान जी की पूजा की गई थी वहां पर शुभेंदु अधिकारी के जरिए। आज वहां से जानकारी निकल कर आई कि नंदीग्राम में ही सोनाचूरा त्रिकुलेश्वर मंदिर है, वहां पर आज उन्होंने पूजा की। और कल तो मंदिरों में धूमधाम से पूजा के बाद वो पर्चा भी दाखिल करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे ममता बनर्जी ने कल शिव जी के मंदिर पहुंचकर वहां पर जलाभिषेक किया था। सवाल यह नहीं है कि नैरेटिव्स बदल रहे हैं, सवाल यह है कि इस दौर में नया थाना इलेक्शन के समय चुनाव आयोग ही क्यों हो जाता है, और चुनाव आयोग के जरिए ही समूचे न्याय की मांग भी की जाती है, और चुनाव आयोग की तरफ ताकने के अलावे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है। टीएमसी के नेता भी आज 3 पहुंचे चुनाव आयोग, बीजेपी के नेता भी पहुंचे चुनाव आयोग। दोनों तरफ से जानकारी दी गई कि जांच होनी चाहिए और फटाफट जांच कीजिए और बताइए सच क्या है, दुर्घटना है या साजिश है। लेकिन जो बात टीएमसी के नेताओं ने कही वह कई सवालों को चुनाव आयोग को ही खड़ा करती है, क्योंकि शिकायत में बहुत साफ लहजे में कहा गया कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 9 मार्च को हटा दिया, और 9 मार्च को हटाने के तुरंत बाद यानी अगले दिन 10 मार्च को बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने एक पोस्ट की और कहा कि आप समझ जाएंगे 5 बजे के बाद क्या होने वाला है, तो जांच कीजिए। और आप ही ने डीजीपी को हटाया है, और इस पूरी प्रक्रिया में 6 साढ़े 6 बजे अगर हमला हो जाता है तो दोष आप किसे देंगे? चुनाव आयोग को देंगे या फिर चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा हो गया, इस बात का जिक्र टीएमसी कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कहा, उसके जो प्रतिनिधि मंडल था उसमें सव्यसाची दत्ता और शिशिर बजोरिया थे, जबकि टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रान थे, चंद्रिका भट्टाचार्य थे, पार्थ चटर्जी थे। यह सभी इन्होंने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा कि जांच गंभीरता से कीजिए। एक घटना घटी, उसकी जांच करने के लिए पूर्वी मिदनापुर के एसपी या डीएम की मौजूदगी आज सुबह नजर आई, जब वो उस इलाके में पहुंचे और वहां के दुकान वालों से पूछ रहे थे, अच्छा आपने बर्फ दिया था, आपने जब बर्फ दिया था तो क्या स्थिति थी? तो वो बता रहा था भीड़ बहुत थी।
उस भीड़ में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि ममता बनर्जी का पांव दरवाजे के बाहर निकला हुआ था। यह भी सही है, दरवाजा झटके में आकर बंद हुआ, नीचे पांव की हड्डी टूटी, दरवाजा का ऊपरी हिस्सा चेहरे पर लगा, कुछ छाती पे लगा और उस चोट से वो घायल हो गई। ममता बनर्जी की उम्र भी 67 बरस की हो चली है। लेकिन सियासत को अगर आप समझते हैं और सियासत के भीतर नैरेटिव्स को आज अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ऐसा नैरेटिव कभी नहीं आया था। परिवर्तन के नारे लग रहे हैं, लेकिन सच यह है, अगर आप कुछ पन्नों को पलटिएगा तो याद कीजिए जिस समय वामपंथी सरकार हुआ करती थी और ममता बनर्जी विपक्ष की भूमिका में थी, आज सत्ता में ममता बनर्जी और विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। दोनों के भीतर में एक बड़ा अंतर है। 2007 में नंदीग्राम के भीतर में जब बड़ी तादाद में गोलियां चली तो वहां पर लगभग 14 किसान मारे गए थे नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में। वहीं से ममता बनर्जी की पॉलिटिकल यात्रा सही मायने में सत्ता तक पहुंचने की शुरू होती है और मई 2007 से 13 मई 2011 तक, यानी सत्ता परिवर्तन के दिन तक जब वामपंथियों की सत्ता थी, इस दौर में 1000 से ज्यादा मौतें हुई या कहें आप हत्याएं हुई। 700 से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूसा गया। जिनकी हत्याएं हुई उसमें 550 अगर माओवादी थे जो जंगल महल और नंदीग्राम से जुड़े थे, तो 350 या 358 कार्यकर्ता टीएमसी के जुड़े थे। 100 से ज्यादा ग्रामीण आदिवासी थे। 700 लोगों को जेल में ठूसा गया था जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे। लेकिन उस वक्त पुलिस को महसूस हो गया था सत्ता बदल रही है। उस वक्त नौकरशाही जान चुकी थी, सत्ता बदल रही है। उस वक्त राज्यपाल को भी इसकी आहट हो चली थी, सत्ता बदल रही है। इसलिए उस वक्त के मिजाज को अगर समझना पढ़ना शुरू कीजिएगा और आज के दौर में जब लौट के आइएगा तो यह एक सवाल है कि अगर भीड़ थी और भीड़ में अगर 5 लोगों ने कार के उस दरवाजे को धकेल दिया, भीड़ की वजह से धकेला या जानबूझकर धकेला, उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं वो 5 लोग कौन थे। दूसरी बात, वहां पर क्या वाकई कोई सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं था? वहां पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था? अगर वो मौजूद था और अभी तक खामोश है तो इसका मतलब है ममता बनर्जी को लेकर उसके भीतर एक डर तो है कि ये सत्ता में आ जाएगी। और अगर कोई बोल रहा है या कोई नहीं बोल पा रहा है या कोई नहीं था तो इसका मतलब है कि क्या वाकई बीजेपी का नेक्सस मजबूत हो गया या शुभेंदु अधिकारी जिस अपने आप को धरती पुत्र वहां का कहते हैं उनकी पहुंच और पकड़ इस रूप में हो चली है क्या? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब को जब आप खोजने निकलिएगा तो आप मीडिया के दरवाजे पर जाइएगा। तमाम रिपोर्टर्स जो वहां पर तमाम बड़े न्यूज चैनल अखबारों के हैं उनसे जब जुड़े रहिएगा तो जान जाइएगा कि दरअसल दिल्ली में नारे लगते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कोलकाता में लोग आज भी जानते हैं नामुमकिन को मुमकिन कोई कर सकता है तो वह ममता बनर्जी है। तो इसके मतलब क्या है? ममता बनर्जी घायल जरूर हुई है, लोकतंत्र भी भारत का घायल जरूर हुआ है, यहां के संवैधानिक संस्थान भी घायल जरूर हुए हैं, लेकिन इन तीनों प्रक्रियाओं में बड़ा अंतर है। घायल संवैधानिक संस्थान चुनावी राज्य में करवट उसी दिशा में ले लेते हैं जिस दिशा में चुनाव परिणाम आने वाले होंगे। इसीलिए जब जेपी नड्डा के रैली पर हमला हुआ उस वक्त 3 पुलिसकर्मी जो 3 आईपीएस आईएएस अधिकारी थे उनको जब दिल्ली बुलाया गया तो वो तीनों नहीं आए। ममता बनर्जी ने भी उन्हें जाने नहीं दिया, उनका प्रमोशन कर दिया। इस बात का एहसास उन अधिकारियों में भी रहा होगा कि आखिर ममता बनर्जी को हटा पाना बीजेपी के हद में नहीं आएगा, तभी वो वहीं टिके रह गए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो दिल्ली तुरंत दौड़ के आ जाते। दूसरी प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। अगर बीजेपी को लग रहा है कि परिवर्तन तो होना ही है तो इस परिस्थिति में यह हमला या यह साजिश या यह घटना एक छोटी घटना है। अभी तो 1 महीने लंबी प्रक्रिया में चुनाव प्रचार भी चलना है। इस प्रक्रिया में पूरे पश्चिम बंगाल के भीतर में चेहरा बीजेपी के पास कोई नहीं है, लेकिन चेहरा टीएमसी के पास है और पश्चिम बंगाल का चेहरा ममता बनर्जी है, इससे भी इनकार कोई नहीं कर सकता है। तो चेहरा घायल है और दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं है। बंगाल के नैरेटिव्स बदल चुके हैं। नैरेटिव्स अब मुद्दों के आसरे नहीं है बल्कि धर्म की चादर को लपेट कर चलते हुए दिखने के हैं। ममता बनर्जी भी दसियों मंदिर में इस दौर में गई है।
इससे पहले नहीं जाती थी? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। तो कोई भी पूछ सकता है कि इससे पहले धर्म की चादर में लपेटी हुई राजनीति तो पश्चिम बंगाल ने देखी ही नहीं थी, या पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका एहसास नहीं था कि दरअसल इतना ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर उनके भीतर भी समाया हुआ है जो आज तक निकला नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया की योगदान, मीडिया की भागीदारी, उसकी स्थिति क्या है? अगर बीजेपी का आईटी सेल है तो अपने तौर पर कहते हैं ममता बनर्जी की तरफ से भी लगातार निगरानी होती है, टीएमसी की तरफ से भी। एक फोन अगर मिस्टर मालवीय का आता है तो दूसरा फोन मिस्टर चटर्जी का आता है। ये मालवीय और चटर्जी कौन है, ये आप खुद सोचिए। अपने अपने आईटी सेल के मजबूत दावेदार, मजबूत कंधा दिए हुए लोग हैं। तो क्या वाकई पश्चिम बंगाल की राजनीति के भीतर में ममता बनर्जी अब आने वाले वक्त में अगले 48 घंटे के बाद जिस चुनाव प्रचार में नजर आएगी, हो सकता है उसकी शुरुआत उसी नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार से हो जहां पर वो घायल हुई हैं? और हो सकता है या तो वो किसी सहारे से चुनाव प्रचार करे या फिर व्हीलचेयर पर नजर आए। देश टीवी से नहीं चलता है, देश सिर्फ भाषण से भी नहीं चलता है, देश पैसा बांटने से भी नहीं चलता है, देश मुद्दों को बदलने से भी नहीं चलता है, जाति के आधार पर भी नहीं चलता है, धर्म के आधार पर भी देश नहीं चलता है। और खास तौर से चुनाव के वक्त में वह पूरा इलाका जो चल रहा होता है, उसकी जो आंखों में नजर आता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ममता बनर्जी का घायल नजर आना शायद पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति इतनी कतई मजबूत नहीं है कि हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और खास तौर से वो ग्रामीण वोटर, पश्चिम बंगाल की आर्थिक सामाजिक स्थिति वाकई हाशिए पर पड़ी हुई है, जो राजनीति ही नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से कभी जुड़ ही नहीं पाई है। तो ऐसे में आपके सामने कौन सी परिस्थिति किस रूप में नजर आएगी, इसके लिए हमें लगता है कुछ बातों को जरूर समझना चाहिए। दरअसल जब लोकतंत्र घायल है और संवैधानिक संस्थानों को लेकर सवाल है, तो पश्चिम बंगाल इसलिए परीक्षा ले रहा है क्योंकि सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी है। सिर्फ डीजीपी को बदलने से नहीं बल्कि 8 चरण में चुनाव कराने को लेकर भी है। और आने वाले वक्त में नए नजरिए के साथ यह भी समझना होगा कि पहली बार किसी राज्य के राज्यपाल को मीडिया के भीतर इंटरव्यू देते हुए भी देखा गया, और उसके अलग अलग एजेंडा कार्यक्रम जो मीडिया के होते हैं उसमें भी खुले तौर पर राज्यपाल की मौजूदगी नजर आई। और उनकी बातों से इस बात की साफ स्थिति महसूस की जाती है कि राज्यपाल चिंतित थे वहां की कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन उनकी कानून व्यवस्था का दायरा सिर्फ पश्चिम बंगाल के भीतर ही था। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स समूचे देश को देखे या ना देखे, या फिर जो पार्टी से निकलकर वो वहां तक पहुंचे, उस पार्टी के शासित राज्यों का नजरिया अपने अपने राज्य में उसी कानून व्यवस्था के ठीक समानांतर चल भी रहा है या नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस देश में पुलिस और नौकरशाही, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी तभी काम करते हैं जब इशारा सत्ता का हो, और सत्ता अगर जाने वाली हो तो यह इशारा भी नहीं देख पाते हैं, या फिर उस इशारे की दिशा का इंतजार करते हैं जो उन्हें इशारा कर दे। तो इसका मतलब है क्या भारत की पूरी लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी पर टिकी है? यकीनन यह एक ऐसी परिस्थिति है। और ममता बनर्जी का घायल होना वह साजिश है या दुर्घटना है, इसको भी पता कोई नहीं लगा पाएगा। अंत तक यह पता नहीं चलेगा, बल्कि इसके जरिए कौन सबसे ज्यादा बड़ी सियासत को साध सकता है। अगर बीजेपी कहती है यह नौटंकी है, अगर कांग्रेस यह कहती है नौटंकी है, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें महसूस होने लगा है कि शायद नौटंकी कहने से उन्हें वोट मिल जाए। अगर ममता बनर्जी कहती है मैं घायल हूं और मेरी ऐसी स्थिति ला दी गई जबकि मैं राज्य की मुख्यमंत्री हूं, एक महिला हूं, 67 बरस की उम्र है, तब उनके हक में चीजें चली जाएंगी, यह ममता बनर्जी को लग रहा है। वोटर क्या देखे, वोटर किस स्थिति को नापे और समझे? मंदिर में जाते हुए नेताओं की पूजा अर्चना में वो अपने आप को कहीं उस भक्त के तौर पर महसूस करने लगे कि वह ईश्वर के नजदीक पहुंच गया है, या फिर वोटर इस रूप में देखना शुरू कर दे कि दरअसल ये सारे नेता जो हैं सिर्फ कलाकारी और अदाकारी में माहिर हैं, यह मानने लगे। वो क्या माने, उसके पास विकल्प क्या है? और ऐसे में विकल्प या सवाल मीडिया पश्चिम बंगाल का नहीं उठाएगा, नहीं उठा रहा है। वजह वही है, निगरानी दोनों तरफ से हो रही है, फोन दोनों तरफ से आ जाते हैं, चेतावनी दोनों तरफ से होती है, और हर किसी को लगता है कि अगर सत्ता में ये रही
और हम इसके खिलाफ चले गए तो नौकरी चली जाएगी। दूसरे को लगता है अगर वहां से फोन आ रहे हैं उनके अनुकूल नहीं और सत्ता में अगर वो आ गए तो कल नौकरी चली जाएगी। तो आप बैलेंस बनाकर चलना शायद तलवार की नोक पर चलने के समान पश्चिम बंगाल के भीतर में मीडिया कर्मियों के लिए हो गया है। और मीडिया कर्मी अगर लेफ्ट या राइट की दिशा में नहीं जाएगा, अगर उसे महसूस होने लगेगा कि वो राइटर्स बिल्डिंग देखे या दिल्ली को देखे, तो फिर वह इसी में उलझा रह जाएगा। और ये चेक एंड बैलेंस एक ऐसा है जिसमें संपादकों के ऊपर बैठे हुए मालिकानों को मैनेज करने की स्थिति मौजूदा वक्त में संसदीय चुनाव के वक्त खुले तौर पर आ जाती है। यानी इसमें किसी को चेताना नहीं है, बोलना नहीं है, बताना नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र तो घायल है। चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये घायल की स्थिति और सवालों की स्थिति का निदान कोई नहीं है, इनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, ना इनके लिए सुप्रीम कोर्ट है, ना इनके लिए संसद है जो इन बातों का इलाज कर सके। व्यक्ति का इलाज हो जाएगा, डॉक्टरों की टीम कर देगी, निगरानी में रखे लेगी, लेकिन निगरानी में चुनाव आयोग को कौन रखेगा? निगरानी में इस देश के भीतर में उस संवैधानिक संस्थानों को कौन रखेगा जिनकी जिम्मेदारी है कि संविधान के मातहत अपने काम को अंजाम दे? लेकिन कहते हैं सत्ता से बड़ा तो संविधान भी नहीं है इस देश में क्या? एक ऐसे सवाल उठते हैं और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आज शुभेंदु अधिकारी जब सोनाचूरा त्रिकुलेश्वर मंदिर पहुंचे तो वह उसी अवस्था में अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए, लगातार उन्होंने भाषण दिया, संवाद कायम किया। और कल ममता बनर्जी जब शिव जी का जलाभिषेक कर निकली थी तो उसी अवस्था में वो निकली थी। लेकिन इन सब के बीच किसी ने ये जानना नहीं चाहा कल से लेकर आज तक कि दरअसल पूर्वी मिदनापुर के डीएम का नाम क्या है, वह क्या कर रहे हैं, उनको कोई रिपोर्ट तैयार की है या नहीं की है। जी, डीएम का नाम विभू गोयल है। हमने भी जब पता लगाया तो थोड़ा वक्त लगा, वहां के रिपोर्टर्स भी नहीं जानते थे अच्छा डीएम ये है। फिर हमने पूछा एसपी कौन है, जो वहां की पुलिस जो निगरानी में हो, वहां के मीडिया कर्मी ने उसका भी पता लगाने में वक्त लगाया और बोले अच्छा प्रवीण प्रकाश नाम के शख्स है। सवाल ये है कि अब हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब, संवैधानिक संस्थानों का मतलब, चुनाव का मतलब ये सारी चीज़ें नहीं है जिसके आश्रय हम लोग चुनाव को होते हुए देख रहे हैं। इसके लिए कुछ दूसरी चीज़ है। और पश्चिम बंगाल के नैरेटिव्स जब पूरी तरह बदल गए तो 3 नैरेटिव्स खुले तौर पर हावी है। पहला नैरेटिव्स बंगाली वर्सेस बाहरी, ये पहला नैरेटिव है। दूसरा हिंदुत्व, ये दूसरा नैरेटिव है। और तीसरा नैरेटिव नया शुरू हुआ है जो दलितों को लेकर शुरू हुआ है। यानी इससे पहले पश्चिम बंगाल के भीतर में मुस्लिम नैरेटिव चलता था, अब मुस्लिम नैरेटिव हाशिए पर है और दलित नैरेटिव हावी हो गया है। और उस 23% दलितों की मौजूदगी में उसके वोट बैंक को कैसे अपने अनुकूल किया जाए, इसको अलग अलग तरीके से साधने और तराशने का काम खुले तौर पर जारी है। तो इसका मतलब बहुत साफ है, चोट ममता बनर्जी को लगी है। प्रचार ममता बनर्जी जब तक नहीं करेगी किसी का ध्यान दूसरे प्रचार पर नहीं जाएगा। और ममता बनर्जी जब लाठी के सहारे या व्हील चेयर पर निकल कर आएंगी तो वह दृश्य हर किसी की आंखों में बस जाएगा। इसीलिए बंगाल में कहा जाता है ममता बनर्जी नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। लेकिन सवाल है, लड़ाई इस बार इसी बात की हो चली है, एक तरफ मोदी है तो मुमकिन है और दूसरी तरफ नामुमकिन है को भी मुमकिन कोई कर सकता है। कल आपसे मिलेंगे जब तब जिक्र होगा हिंदुस्तान के चुनाव में और खास तौर से इन 5 राज्यों के चुनाव में मुसलमानों की हैसियत क्या है भी कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।